नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस में चिट्ठी को लेकर मचे सियासी घमासान की, बिहार में तेज हुई चुनावी सक्रियता की, जानेंगे कि विकास को ढूंढने क्यों निकली बीजेपी और कांग्रेस, और राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों पर क्या दिया आदेश। साथ ही बात होगी चुनाव से पहले बंगाल बीजेपी में बढ़ती बगावत की, और आखिर में बात अडानी ग्रुप को मिले एयरपोर्ट के अधिकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने से किया इनकार, कहा जो लिखा वो मेरा विचार, माफी मांगी तो मेरी नजर में मेरी अंतरात्मा की होगी अवमानना। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी को बताया देश के लिए फायदेमंद, कहा जीएसटी की वजह से टैक्स दरें घटी, टैक्स पेयर्स का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 1,24,00,000। स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में केंद्र सरकार की जनता को राहत, मोटर व्हीकल से जुड़े फिटनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाने का किया फैसला। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की पीएम मोदी से अपील, स्वास्थ्य मुसीबत को देखते हुए टाली जाएं नीट और जी की परीक्षाएं, हालात अनुकूल होने के बाद ही कराई जाएं परीक्षाएं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 364 अंकों पर 38,799 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 95 अंकों की बढ़त के साथ 11,466 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। आज कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक थी, जिसमें सोनिया गांधी को फिर से अंतरिम अध्यक्ष बनाए रखने पर सहमति बनी, क्योंकि सोनिया गांधी का कार्यकाल खत्म हो चुका था। लेकिन बैठक से पहले ही पार्टी के 23 नेताओं द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी पर बवाल मच गया, क्योंकि इस चिट्ठी में लिखे जाने की टाइमिंग पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए और तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद कपिल सिब्बल से लेकर गुलाम नबी आजाद तक ने पार्टी की वफादारी की कस्में खाई। इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर आज सभी की निगाहें टिकी थी। माना जा रहा था कि इस बैठक में राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष का पद स्वीकार करने के लिए मनाया जाएगा, लेकिन वो नहीं माने और सोनिया गांधी को एक बार फिर अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया कि सोनिया गांधी फिलहाल पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। पार्टी के तमाम नेताओं की राय यही थी कि सोनिया गांधी ही दोबारा पार्टी की कमान संभालें, लेकिन इस फैसले पर पहुंचने से पहले पार्टी में बगावत का दौर भी जमकर चला, जिसकी झलक वर्किंग कमेटी की बैठक में साफ नजर आई। दरअसल जब से सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की थी, तब से नेताओं के तेवर तल्ख हो गए थे। हालांकि सोनिया गांधी के समर्थन में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एके एंटनी ने चिट्ठी लिखने के कदम की आलोचना की थी। इसके बाद राहुल गांधी ने बेहद तीखे लहजे में लेटर की टाइमिंग पर सवाल खड़े करते हुए यहां तक कह दिया कि चिट्ठी बीजेपी के साथ मिलीभगत करके लिखी गई थी। राहुल गांधी ने कड़े तेवर में कहा कि सोनिया गांधी के अस्पताल में भर्ती होने के समय ही पार्टी नेतृत्व को लेकर पत्र क्यों भेजा गया था। उन्होंने बैठक में कहा कि पार्टी नेतृत्व के बारे में सोनिया गांधी को पत्र उस समय लिखा गया था जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार संकट का सामना कर रही थी। पत्र में जो लिखा गया था उस पर चर्चा करने का सही स्थान सीडब्ल्यूसी की बैठक है। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी ने भी गुलाम नबी आजाद के रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की। गांधी परिवार द्वारा लगाए गए आरोप को लेकर गुलाम नबी आजाद सीडब्ल्यूसी की बैठक में उखड़ गए। उन्होंने कहा कि अगर मिलीभगत साबित हो गई तो वे इस्तीफा दे देंगे। इस बयानबाजी के बाद ट्वीट का दौर भी जमकर चला, लेकिन धीरे धीरे विवाद पूरी तरह से शांत हो गया और अंत में फैसला लिया गया कि सोनिया गांधी ही अंतरिम अध्यक्ष का पद संभालेंगी। अब फैसला तो हो गया, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस को कब पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलेगा। राजीव जी, आज कांग्रेस ने फिर से सोनिया गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी है, लेकिन अब तक कांग्रेस अपने पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है। इस बीच आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो कुछ भी हुआ वो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। आज के जो हालात हैं उसमें जरूरी है कि पार्टी एकजुट बनी रहे, ऐसा नेतृत्व पार्टी को मिले जो पार्टी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक को स्वीकार हो। इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है? जी सृष्टि, आज कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में जिस तरह भीतर की लड़ाई सतह पर आ गई, उसे देखकर कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं और हितैषियों को जरूर बुरा लगा होगा। सब जानते हैं कि इस वक्त कांग्रेस किस कदर अपना जनाधार बढ़ाने और जिन राज्यों में उसकी सत्ता है उसे बचाने की जद्दोजहद कर रही है। उसके कई बड़े नेता पहले ही पद और सत्ता के लालच में भाजपा के साथ जा चुके हैं और कुछ नेता बगावत के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ऐसे में एकजुट बने रहना कांग्रेसियों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।
चाहिए। मगर आज एक चिट्ठी को लेकर जैसे बड़े नेता आमने सामने हो गए, उससे पार्टी में एकजुटता का नहीं बल्कि कमजोर कड़ियों का प्रदर्शन हुआ है। नेतृत्व और संगठन के चुनाव जैसे मसलों को लेकर लिखी गई चिट्ठी की टाइमिंग पर राहुल गांधी ने नाराजगी जताई और इस वजह से कुछ गलतफहमियां पैदा हुई, जिन पर कपिल सिब्बल ने खुलेआम अपना पक्ष ट्विटर पर रखा। बाद में राहुल गांधी के साथ गलतफहमियों को दूर करके उन्होंने अपना ट्वीट हटा भी लिया। सिब्बल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ये हम सब जानते हैं, सृष्टि, और जाने माने वकील भी हैं, जो जानते हैं कि किसी भी बात को कहने की टाइमिंग का क्या मतलब होता है। अगर उन्हें किसी बात से ठेस पहुंची थी तो वो पहले ही राहुल गांधी से सीधे बात कर लेते, लेकिन पब्लिकली अपना पक्ष रखकर उन्होंने कांग्रेस की कमजोरी को उजागर किया है। और इसी तरह गुलाम नबी आजाद ने भी पहले इस्तीफा देने की बात कही और बाद में अपना पक्ष रखा। देखने में छोटी लगने वाली ये घटनाएं दरअसल पार्टी हितों पर गहरे आघात करने वाली हैं। अगर कांग्रेस को वाकई मजबूत होकर भाजपा का मुकाबला करना है तो उसे इस तरह के झगड़ों से बचना होगा, अन्यथा भाजपा कांग्रेस की कमजोर कड़ियों को तोड़ने में पीछे नहीं रहेगी। खैर, फिलहाल सोनिया गांधी ही कार्यकारी अध्यक्ष बनी रहेंगी, जो शायद आने वाले बिहार चुनाव में कांग्रेस के लिए सही कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बिहार में साल के आखिर में चुनाव होने हैं और सभी दल सत्ता पर काबिज होने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। तमाम पार्टियां चुनाव के लिए एक नया नारा दे रही है। तो क्या है बिहार की तमाम पार्टियों के नारे और चुनाव को लेकर क्या है उनकी रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम दल चुनावी मंथन में जुट गए हैं। इसी के साथ अब सभी खुलकर चुनावी मैदान में उतर आए हैं। बिहार का चुनाव हो और चुटीले नारों का शोर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों की चुनावी सक्रियता भी तेजी से बढ़ गई है। जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को बिहार चुनाव को लेकर भाजपा है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार का नारा देकर अपना सियासी एजेंडा साफ कर दिया है, तो वहीं बाकी दलों ने भी अपने अपने अंदाज में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर दिया है। पिछली बार बिहार में बहार है नीतीश कुमार है के नारे के साथ नीतीश कुमार ने चुनावी जंग फतेह की थी। इस बार बिहार के विकास में छोटा सा भागीदार हूँ, हाँ मैं नीतीश कुमार हूँ, और क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार के अलावा 15 साल बनाम 15 साल के नारे के साथ विपक्षी दल आरजेडी को मात देने की तैयारी में है। इसके सहारे जेडीयू बिहार के सामने आरजेडी के 15 साल और नीतीश के 15 साल की तुलना पेश कर रही है। दूसरी ओर मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी बाढ़ के हालात और स्वास्थ्य मुसीबत की स्थिति को संभालने में नीतीश सरकार को पूरी तरह विफल बता रही है। बदलो बिहार और कर लिया है विचार, हमें चाहिए तेजस्वी सरकार का नारा दिया है। वहीं आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस के निशाने पर सीधे नीतीश कुमार हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए नारा गढ़ा है, बिहार बदलो सरकार बदलो। एनडीए की सहयोगी होते हुए भी लोजपा नीतीश कुमार के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए चुनाव में पार्टी का जिम्मा चिराग पासवान के कंधों पर है। चिराग पासवान ने इस चुनाव के लिए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा दिया है। राज्य के बड़े दलों के अलावा कई अन्य दल भी चुनाव की जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, जिनके अपने नारे और अपना चुनावी एजेंडा है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने नारा दिया है, जन अधिकार से बदलेगा बिहार। अब देखना होगा कि राज्य में तेज होते चुनाव अभियान और प्रचार के इतने मुद्दों के बीच किस दल का नारा बिहार के वोटरों को लुभा पाता है और किसकी चुनावी नैया पार लगती है। बिहार चुनाव की तारीखों की भले ही अभी घोषणा ना हुई हो, लेकिन सभी दलों ने चुनाव की तैयारियां जरूर तेज कर दी है, जिससे राज्य की राजनीति गर्मा गई है। वहीं राजनीति तो मध्य प्रदेश में भी गर्म है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे को घेरने में जुटी है, क्योंकि यहां भी चुनाव है जो सरकार की किस्मत तय करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ये 27 सीटें जिस पार्टी की झोली में गई, सरकार भी उसी की झोली में चली जाएगी। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी में शुरू हुई 15 साल बनाम 15 महीने की सियासत सिकुड़ते हुए अब 15 महीने बनाम 5 महीने पर आ गई है। यानी मध्य प्रदेश का उपचुनाव भी विकास के नाम पर ही लड़ा जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कई मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा विकास का नारा गूंजने लगा है। बीजेपी अपने 5 महीने के कार्यकाल का ढोल बजा रही है। कांग्रेस भी खुद के 15 महीने की उपलब्धियां गिनवा रही है। शिवराज सरकार के लिए गए फैसलों को घर घर तक प्रचारित करने का प्लान बीजेपी तैयार कर रही है। प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर कमल पटेल ने कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की शिवराज सरकार ने कई बड़े फैसले आम लोगों के हित में लिए हैं और अब इसकी जानकारी सोशल मीडिया के साथ ही आम लोगों तक घर घर पहुंचाने का काम होगा। बीजेपी अपनी सत्ता बचाने के लिए एक बार फिर सोशल मीडिया का सहारा लेने जा रही है, लेकिन कांग्रेस भी उसके अरमानों पर पानी फेरने की तैयारी में बैठी है। फिर सूबे में हाथ का कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस भी सोशल मीडिया को हथियार बनाएगी और 15 महीने में किए गए कामों को बताएगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीते 5 महीनों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है, बिजली के भारी भरकम बिल से लोग परेशान हैं और ऐसे में उपलब्धि नहीं विफलता गिनाने का काम होना चाहिए।
कांग्रेस पार्टी लोगों को बीजेपी सरकार के फैसलों की हकीकत बताने का काम करेगी। कांग्रेस और बीजेपी के इन बयानों से साफ है कि चुनाव से पहले विकास को अपना बनाने की तैयारी तेज हो गई है। अब देखना होगा ये विकास किसे विजय पथ की ओर ले जाता है। क्या शिवराज बचाता है या फिर कमलनाथ को फिर से प्रदेश का नाथ बनाता है। महाराज की मदद से कुर्सी हासिल करने वाले शिवराज का ताज बचा रहेगा या फिर कमलनाथ वापसी करेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के परिणाम बताएंगे जनता ने किसे राहत दी है। राजस्थान हाईकोर्ट से जरूर राज्य की गहलोत सरकार को राहत मिल गई है। आज बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय में हाईकोर्ट का फैसला आया है। क्या कहा है हाईकोर्ट ने जिससे राहत में दिख रहे हैं गहलोत, देखिए रिपोर्ट। राजस्थान की सत्ता पर काबिज अशोक गहलोत की सरकार को हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार था, क्योंकि सरकार के सामने इस पड़ाव को पार करना किसी चुनौती से कम नहीं था, वो भी ऐसे समय में जब राजस्थान में कांग्रेस का सियासी घमासान चल रहा था। दरअसल बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है, जिसके बाद कांग्रेस को थोड़ी राहत मिली है। फैसले में कहा गया है कि मामले का निस्तारण स्पीकर मेरिट के आधार पर करें, यानी कोर्ट ने गेंद स्पीकर के पाले में डाल दी है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने याचिका लगाकर विधानसभा अध्यक्ष के सितंबर 2019 के फैसले को चुनौती दी थी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को मंजूरी दे दी थी। दिलावर ने दलील भी दी थी कि कोर्ट का फैसला आने तक सभी 6 विधायकों के वोटिंग राइट्स पर स्टे लगाया जाए, साथ ही बागी विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में शामिल न होने दिया जाए। अब सभी पक्षों की बहस के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसके बाद कांग्रेस को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब ये फैसला विधानसभा स्पीकर को करना है कि विलय करना सही है या गलत। लेकिन अभी भी गहलोत सरकार के सामने स्थिति थोड़ी नाजुक है, क्योंकि अगर फैसला बीएसपी विधायकों के पक्ष में नहीं आया तो ऐसे में कांग्रेस के पास गणित का आंकड़ा 102 रह जाएगा और राज्य में सरकार पर संकट बने रहने की संभावना बनी रहेगी। यानी बीएसपी विधायकों के जाने से कांग्रेस को 10% सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखा जाए तो भले ही राजस्थान में सियासी संकट टल गया हो, लेकिन अभी भी पायलट और गहलोत के समर्थकों के बीच खींचतान जारी है। ऐसे में अगर बीएसपी विधायकों की सीटों का नुकसान होता है तो सचिन पायलट खेमे का डर गहलोत सरकार में बना रहेगा। हाईकोर्ट ने बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला विधानसभा स्पीकर पर छोड़ दिया है, जिसके बाद राज्य में बीजेपी के मजबूत होने के सपने पूरी तरह से बिखर गए हैं। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में भी पहली बार सत्ता में आने के सपने देख रही बीजेपी यहां चुनाव से पहले ही मुश्किल में फंस गई है। दरअसल बंगाल बीजेपी में एक ऐसे नेता की एंट्री होने जा रही है जो टीएमसी की सियासत से अच्छे से वाकिफ है, लेकिन इस चाल से बीजेपी की भी परेशानी बढ़ सकती है। यहां तक कि नौबत बगावत की आ गई है, जो चुनावों में बीजेपी पर बहुत भारी पड़ सकती है। एक रिपोर्ट देखिए। टीएमसी से मुकुल रॉय को बीजेपी में शामिल कराना पार्टी को हमेशा भारी पड़ा है। रॉय की वजह से ही बीजेपी में रार छिड़ी है। ये मनमुटाव और बढ़ सकता है, क्योंकि मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने बंगाल की सक्रिय राजनीति में वापसी की इच्छा जताई है। तथागत रॉय ने जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान किया है। उनका ये ऐलान बंगाल में बीजेपी के दिग्गजों को परेशान कर सकता है। दरअसल मुकुल रॉय के आने से दिलीप घोष समेत कई नेता पार्टी में खुद को अलग महसूस करने लगे हैं। पिछले दिनों नेताओं ने कहा था कि पार्टी में अब हमें सम्मान नहीं दिया जा रहा है। इसी बगावत को देखते हुए कैलाश विजयवर्गीय को बीच में आना पड़ा था। उन्होंने कहा कि पार्टी में हर किसी को सम्मान दिया जा रहा है। विजयवर्गीय के दखल के बाद पार्टी नेताओं के सुर शांत हो गए थे, लेकिन अब एक बार फिर तथागत रॉय की एंट्री से बवाल छिड़ सकता है। रॉय उत्तर पूर्व में 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। इसके अलावा रॉय 2002 से 2006 तक बीजेपी की बंगाल इकाई के अध्यक्ष और 2002 से पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के तौर पर काम कर चुके हैं। माना जा रहा है कि तथागत रॉय विरोधियों को पस्त करने में एक अहम रणनीतिकार साबित हो सकते हैं। बीजेपी बंगाल विधानसभा चुनाव में उनके राजनीतिक अनुभवों का पूरा लाभ उठाना चाहेगी, लेकिन जहां एक तरफ उसे बगावत का सामना करना होगा, वहीं रॉय की एंट्री बीजेपी का खेल भी बिगाड़ सकती है। दरअसल तथागत रॉय अक्सर अपनी बयानबाजियों को लेकर चर्चा में रहे हैं और जहां जहां बीजेपी ने बड़बोले नेताओं को कमान दी, वहां उसे मुंह की खानी पड़ी है। राजस्थान से लेकर झारखंड और छत्तीसगढ़ तक बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। अब देखना होगा कि रॉय के आने से बीजेपी की राजनीति किस ओर जाती है। खैर, बीजेपी में टीएमसी के नेताओं के सहारे क्या कमाल कर पाएगी, ये वक्त ही बताएगा, लेकिन ये वक्त देश की अर्थव्यवस्था की जरूर परीक्षा ले रहा है। जीडीपी की रफ्तार पर लगाम लग गई है। तमाम सेक्टर मंदी की वजह से मुसीबत का सामना कर रहे हैं। सबसे ज्यादा असर बैंकिंग सेक्टर पर पड़ा है और यही वजह है कि देश के बड़े 5 बैंक अब अपनी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहे हैं, ताकि मुनाफा कमाकर वो अपनी बिगड़ी स्थिति को संभाल सके। तो कौन से बैंक बेचना चाहते हैं जिम्मेदारी, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार दावा कर रही है कि हम स्थिति सुधार रहे हैं, लेकिन हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। कर्जदाताओं की कतार इतनी लंबी होती जा रही है कि बैंकिंग सेक्टर को लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालात यहां तक आ गए हैं कि बड़े बैंक तो अपनी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहे हैं,
जानकारी के मुताबिक देश के 5 बड़े सरकारी बैंक चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही सितंबर 2020 से मार्च 2021 के दौरान निवेशकों के हाथों में शेयरों की बिक्री पर विचार कर रहे हैं। इनमें भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक जैसे बड़े सरकारी कर्जदाता शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक ये बैंक अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव के बीच शेयर बेचकर पूंजी आधार बढ़ाना चाहते हैं। दरअसल इन बैंकों से कर्ज लेने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। बड़े व्यापारी कर्ज लेकर पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंगाली की नौबत आ गई है। और अब आलम यह है कि 5 बड़े बैंक स्थिति सुधारने के लिए हिस्सेदारी बेचने पर मजबूर हैं। सूत्रों के अनुसार एनपीए, कर्ज पुनर्गठन और उसके बाद रेटिंग को लेकर बैंकों की तस्वीर अक्टूबर तक ही साफ होगी। उसके बाद बैंक शेयर बिक्री के लिए समय, मात्रा, मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति और अन्य औपचारिकताओं को लेकर प्रक्रियाएं शुरू कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बैंकों ने इस तरह की पूंजी जुटाने की योजना बनाई है जिससे घरेलू और वैश्विक निवेशकों दोनों के लिए भागीदारी को लेकर पर्याप्त गुंजाइश हो। अब बैंकों ने खुद से ही हालात सुधारने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार को इन बैंकों की मदद नहीं करनी चाहिए? क्या बैंकिंग सेक्टर में सुधार नहीं करना चाहिए? और बुलेटिन के आखिर में बात अडानी ग्रुप को मिले एयरपोर्ट के अधिकार की। दरअसल जब अडानी समूह की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74% हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी कर रही है और इस सौदे के साथ अडानी निजी क्षेत्र की भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरपोर्ट ऑपरेटर हो जाएगी। इससे पहले अडानी ग्रुप ने कई एयरपोर्ट अपने नाम किए गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। देश का एक और एयरपोर्ट अब अडानी ग्रुप के नाम होने जा रहा है। अडानी समूह को पहले ही देश में पीपीई मॉडल के तहत 6 एयरपोर्ट का अधिकार मिला है और हाल ही में तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट भी अडानी ग्रुप के खाते में आ जाएगा। आपको बता दें कि अडानी समूह मुंबई एयरपोर्ट में जीवीके समूह की 50.5% हिस्सेदारी खरीदेगा। इसके अलावा वो इस एयरपोर्ट के अन्य हिस्सेदारों एयरपोर्ट्स कंपनी साउथ अफ्रीका और बिडवेस्ट ग्रुप से भी उनकी 10% और 13.5% हिस्सेदारी खरीदेगी। अडानी समूह इस हिस्सेदारी के लिए 15,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर सकता है। इतना ही नहीं, मुंबई में बन रहे दूसरे हवाई अड्डे नवी मुंबई एयरपोर्ट का भी मालिकाना हक अडानी समूह को मिल सकता है। उसमें MIAL यानी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की 74% हिस्सेदारी है। अब आपको बताते हैं कि इससे पहले अडानी ग्रुप के पास कौन कौन से एयरपोर्ट हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPE मॉडल के जरिए 50 साल के लीज पर देने का फैसला किया है। अडानी समूह को देश में PPE मॉडल के तहत 6 एयरपोर्ट के संचालन, रखरखाव और विकास का अधिकार मिला है। लेकिन सवाल ये कि आखिर अडानी ग्रुप को कैसे इतनी बड़ी डील मिली? दरअसल मोदी सरकार ने नवंबर 2018 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 6 हवाई अड्डों को निजी हाथों में सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इन हवाई अड्डों को PPE मॉडल पर चलाना था। इसमें कुल 10 कंपनियों ने 32 तकनीकी बोलियां लगाई थी, जिसमें से अहमदाबाद और जयपुर के लिए 7-7 बोली लगी, लखनऊ और गुवाहाटी के लिए 6-6 और तिरुवनंतपुरम बेंगलुरु के लिए 3-3 बोलियां लगाई गई। नीलामी प्रक्रिया में अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अलावा GMR, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, PNC इंफ्रा, NIIF, AMP, आई इन्वेस्टमेंट, KSIDC और ऑटो स्ट्राडे इंफ्रा जैसी कंपनियां शामिल थी। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप का चयन मंथली पर पैसेंजर फी के आधार पर किया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट के लिए अडानी ग्रुप ने 171 रुपये प्रति पैसेंजर प्रति माह की बोली लगाई। जयपुर के लिए कंपनी ने 174 रुपये और अहमदाबाद के लिए 178 रुपये प्रति महीने की बोली लगाई। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के लिए 168 और बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए 115 रुपये हर महीने के हिसाब से सरकार को भुगतान करेगी। और इसी के साथ ही अडानी ग्रुप का एविएशन के क्षेत्र में दबदबा बढ़ रहा है। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।